नमस्कार, स्वागत है आपका यूएस स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और यूएस स्टॉक्स में आज हमारे दिग्गज एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने का तरीका पहले आपको फटाफट बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका है 9167329108, ये हमारा फोन नंबर है और इस पर आप फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी है 18 स्वदेश मौजूद, उसके सभी पता आपकी स्क्रीन पर @18 स्वदेश, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, कहीं पर भी जाकर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बाजार ने आज हफ्ते की अच्छी शुरुआत की है और जहां पर खुला बाजार वहां से और ऊपर गया है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, जिस एसवीबी बैंक को लेकर दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल थी, बैंकिंग सेक्टर को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि फर्स्ट सिटीजन बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आ गई है। तो कहीं न कहीं अमेरिका के जो रेगुलेटर्स थे वो सतर्क थे, इस पूरे संकट से इम्यून रखना चाहते थे इकोनॉमी को, और इसी कड़ी में ये फैसला आया है कि फर्स्ट सिटीजन बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद लिया है। सिलिकॉन वैली बैंक के पास कुल $167 बिलियन के एसेट्स हैं, $119 बिलियन के डिपॉजिट्स हैं। और अमेरिका के रेगुलेटर्स ने ये कहा था कि डिपॉजिटर्स का जो हित है वो हम सुरक्षित रखेंगे, और उस दिशा में एक निश्चित तौर पर बड़ा ये कदम, और ये इसको कहीं न कहीं सेंटिमेंट के लिहाज से बहुत ही पॉजिटिव तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि सिलिकॉन बैंक के बाद हमने देखा था कि यूरोप में क्रेडिट स्विस को लेकर थोड़ी सी संकट के बादल खड़े हुए थे। डॉइश बैंक को लेकर शुक्रवार को खबरें आ रही थी कि वहां पर भी कुछ स्थितियां कमजोर हो रही हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर एक बढ़िया खबर। सिलिकॉन वैली बैंक, आपको बता दें कि मेनली स्टार्टअप्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट को फंड करने वाला और उनके डिपॉजिट्स अपने पास रखने वाला ये बैंक दिवालिया हो गया। अचानक से इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो जो डिपॉजिटर हैं वो बाहर लोन लेने के बजाय वो बैंक के पास आ गए अपने जो जमा पैसे थे उसको निकालने। और बैंक के पास उतने पैसे थे नहीं, बैंक को अपनी जो सिक्योरिटीज थी बाहर जो इन्होंने निवेश किया था, उन सिक्योरिटीज को कम भाव पर, बाजार भाव से कम पर बेचकर लोगों को डिपॉजिट्स की भरपाई करनी पड़ी थी। और ये पूरा का पूरा मामला थोड़ा सा गहरा गया, संकट बढ़ गया और ये बैंक दिवालिया घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, कम से कम अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली बैंक में जिन्होंने अपने पैसे रखे हैं, अपने डिपॉजिट्स वहां पर सुरक्षित रखे हैं, अब वो राहत की सांस ले पाएंगे कि वो सुरक्षित रहेगा। अब इस बैंक के टेक ओवर के बाद $119 बिलियन की बड़ी रकम होती है, उसके डिपॉजिट्स सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक के पास है। तो ब्रिज बैंक के बनाया गया था और उस ब्रिज बैंक को ये टेक ओवर कर रहा है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए अब आप इस शो में आगे बढ़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और तनिषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर। सौरभ जी और नितिलेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। सौरभ जी, एक बड़ी खबर निश्चित तौर पर थोड़ी सी राहत की बात है। इस पूरे क्राइसिस को मैनेज करने के लिए जिस तरह से स्विफ्टली, बहुत तेजी से अमेरिका के रेगुलेटर्स ने काम किया, और उसी कड़ी में सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक जो बनाया गया था सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने के बाद, उसका अब टेक ओवर होने जा रहा। सेंटिमेंट के लिहाज से आपको लगता है कि ये निश्चित तौर पर एक सकारात्मक खबर है? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी पॉजिटिव तो है, लेकिन अगर कोई लार्ज बड़ा बैंक अगर सिलिकॉन वैली की बिड लगाता तो ज्यादा बेहतर होता। फर्स्ट सिटीजन बैंक भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ी सी अटकलें आ रही थी, लेकिन ठीक है, क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं वो कुछ सोच समझ के ही मर्जर करा रही होंगी। तो ऐसा अभी अभी उनकी, मेरे ख्याल से पहले उन्होंने काफी लो बिड डाली थी, और अभी बिड का जो परिणाम है वो अभी आना बाकी है। लेकिन क्योंकि मीडिया में ये चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मर्जर हो ही जाएगा, और अथॉरिटीज चाहते भी ऐसे हैं, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मार्केट में आता है। तो निश्चय ही तौर पे जब मर्जर अगर ये बाय आउट हो गया, तो फर्स्ट सिटीजन को भी क्रेडिट लाइन दी जाएंगी और इस स्थिति को संभाला जाएगा। तो थोड़ा बाजार के लिए ये मुझे लगता है कि ठीक ठीक न्यूज है। पॉजिटिव इसको रूप में बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए। से पॉजिटिव है, लेकिन बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर कोई बड़ा बैंक इसको अगर टेक ओवर करता है तो शायद और बेहतर होगा। लेकिन चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे और अपने दर्शकों को भी अपनी शो में शामिल करेंगे। सवाल उनका लेते हैं। बेंगलुरु से सतीश हमारे साथ हैं। सतीश जी नमस्कार, पूछिए, क्या जानना है आपको? बस मेरे पास फिनोलेक्स केबल है, करीबन 4-5 साल से पड़ा है मेरे पास, 500 के रेट पे जी। अच्छा, अभी ऊपर 800 तक ऊपर गया था,
लेकिन अभी उसका मुझे क्या स्टेटस चाहिए, कि मैंने ये कहना है होल्ड इट। ठीक है, 500 रुपए के भाव पर है, 770 का भाव आपको मिल रहा है, ऊपर से थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है। लेकिन सौरभ जी, हमने देखा है कि फिनोलेक्स केबल्स या फिर जो तमाम जो वायर और केबल वाली जो कंपनियां हैं, वहां पर एक बढ़िया कुशनिंग ये आ रही है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो उनके एंड पर काफ़ी सॉफ्ट हो रही हैं और इसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। आपको लगता है कि फिनोलेक्स केबल्स यहाँ से और चल सकता है, या फिर चूंकि इतना ज़्यादा चल चुका है, इनके पैसे 1.5 गुने से ज़्यादा हो गए हैं, अब ये प्रॉफिट टेकिंग कर लें? कहा कमोडिटी कॉस्ट नीचे आ गई है, इससे फायदा मिल रहा है कंपनी को। और फिनोलेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो काफी अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूशन पे कंपनी ने काफी ज्यादा जोर दिया है, B2B, B2C। अगर आप इनके अर्निंग्स भी देखेंगे तो अर्निंग्स बहुत अच्छे आ रहे थे, और अगर इनके पीयर कंपैरिजन करेंगे तो वैल्यूएशन पे हमेशा ये जो कंपनी का वैल्यूएशन था वो हमेशा नीचे रहा, क्योंकि थोड़ा ग्रुप की टसल चल रही है, फिनोलेक्स केबल, फिनोलेक्स इंडस्ट्री। हालांकि प्रमोटर ग्रुप में आपस का जो जो तनाव है वो कंपनी के ऑपरेशंस पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसकी वजह से वैल्यूएशन नीचे थे। और जिस तरह से अब बाजार वैल्यू स्टॉक्स को देख रहा है, जहां अर्निंग्स अच्छे हैं, प्राइस टू बुक मल्टीपल बहुत कम है, वहां री रेटिंग हो रही है। हाल फिलहाल में ही अभी री रेटिंग हुई है, 400-500 रुपए रहता था स्टॉक, 800 रुपए हो गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अर्निंग है, जिस तरह से कारोबार है, और जिस तरह से इस कैपिटल गुड सेक्टर का आउटलुक निकल के आ रहा है, डिमांड निकल के आ रही है, तो काफी पॉजिटिव हूँ। अगर आप और एक लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, तकरीबन 1 साल के लिए, तो बिल्कुल निश्चयी रूप से आप इसे बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको समय देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल के लिए इसको होल्ड कीजिए। यहां से भी और आपको आकर्षक भाव फिनोलेक्स केबल्स में निकल के आते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन ज़रा एक बार सेंसेक्स को देखते हैं और तस्वीर क्या कह रही है। 57,700 के स्तर पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 180 अंकों के आसपास की मजबूती है। और अगर हम सेंसेक्स के 30 शेयरों की बात करें तो आज 8 शेयर ऐसे हैं जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, और उसके मुकाबले 22 शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जो कमजोरी वाले शेयर हैं, एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% की गिरावट हो। सबसे कमजोर है एक्सिस बैंक, 0.88% की कमजोरी वहां पर है। और आज जो बाजार को मजबूती देने का काम कर रहा है जो शेयर, वो है रिलायंस का। निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स में भी ये टॉप गेनर है, 1.5% के आसपास की मजबूती है, 2237 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और आज रिलायंस के लिए खबर भी ये आई है कि वी श्रीकांत कंपनी के नए CFO बनेंगे, और 23 जून से वो कार्यभार अपना संभाल लेंगे, आलोक अग्रवाल की जगह लेंगे। सौरभ जी, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि वो काफी समय से असिस्ट एक तरह से आलोक अग्रवाल को कर रहे थे, उस भूमिका में आने के लिए उनको तैयार किया जा रहा था, और अब ये डेवलपमेंट का ऐलान हो गया है। अच्छी चीज ये है कि आलोक अग्रवाल कंपनी से विदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो अब CMD के सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे। आपको लगता है कि चीजें और बल्कि बेहतर ढंग से पॉजिटिव दिशा में जा रही हैं? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जिनकी जो कंपनी के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ है, नीटी-ग्रिटीज़ पता है, और रिलायंस इंडस्ट्री एक कंपनी नहीं, एक बहुत बड़ा एक कॉन्ग्लोमरेट है, और उस तरह की बिज़नेस एम्पायर को समझना एक बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए। तो श्रीकांत जी वैसा ही एक्सपीरियंस ओन करते हैं, और CFO की पोज़ीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोज़ीशन, उस पोज़ीशन पे आना, बाज़ार इसको बिल्कुल पॉजिटिव रूप से देखेगा। दूसरी बात ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी समय से अंडर परफ़ॉर्म कर रहा था, और जो बिज़नेस वर्टिकल्स हैं वो काफ़ी ठीक अच्छे चल रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से, लंबे समय के लिहाज से रिलायंस हमेशा एक पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है। तो मुझे लगता है कि ये खबर एक पॉजिटिव तरीके से ही बाजार देख रहा है। और दूसरी बात ये कि रिलायंस में वैल्यू भी नजर आ रहा है, कि ऐसा लगता है कि इन भावों पे रिलायंस बिल्कुल बहुत अच्छा है, और कल को साल 2 साल बाद कुछ नीचे जाके शायद डीमर्जर की स्टोरी भी बने, जिससे और ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो। तो बिल्कुल इसे पॉजिटिव रूप से ही देखा जा रहा है। ठीक ठीक, पॉजिटिव डेवलपमेंट ही वी श्रीकांत का CFO अपॉइंट किया जाना। जयपुर चलेंगे, वहां से कृष्ण हमारे साथ हैं। कृष्ण नमस्कार, पूछे क्या जाना है आपको? नमस्कार सर, मेरे पास जी। में HFCL के सर 100 शेयर है, 100 की प्राइस पे। HFCL? HFCL हिमाद्री स्पेशल केमिकल के सर। अच्छा, हिमाद्री स्पेशलिटी आपके पास है। ठीक है, HFCL नहीं, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक HFCL, हिमाद्री स्पेशलिटी लेके आइए। वो शेयर आप क्या भाव पर आपके पास है? 100 रुपए पर? हाँ जी सर, 100 पे 100 शेयर बाय कर रखे हैं, 10 साल की होल्ड के लिए कर सकता हूँ सर। ठीक है, हिमाद्री स्पेशलिटी, हिमाद्री केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनियां हैं। और हिमाद्री केमिकल की अगर बात करें तो ये शेयर, या फिर तमाम जो केमिकल शेयर, सबकी कहानी वैसी थी कि कोविड बड़ा शानदार केमिकल सेक्टर के लिए पूरा
साबित हुआ था। हालांकि उसका बेनिफिट हिमाद्री केमिकल में उतना ज़्यादा नहीं मिला था। ये कहीं ना कहीं उस दौर में अंडर परफॉर्म किया था कंपनी ने। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केमिकल स्पेस में लगातार क्षमता विस्तार हो रहा है, तमाम कंपनीज ने अपने कैपेक्स का ऐलान किया है, प्लांट्स पर खर्च कर रही हैं, प्लांट के रिनोवेशन पर, उन पर प्रोडक्शन बढ़ाने पर, नए नए सेगमेंट्स को ऐड कर रही हैं। हिमाद्री केमिकल्स आपको लगता है सौरभ जी कि एक सही कंपनी है? भाव भी इनका थोड़ा ऊपर का है, लेकिन अभी निवेशित रहें तो बेहतर होगा। देखिए, अगर आप अर्निंग्स देखेंगे तो अर्निंग्स में उतनी मजबूती नहीं दिख रही जिस तरह से आपने बताया कोविड के समय में आ रही थी। मार्जिन्स में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी प्रेशर में है। हालाँकि इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता नहीं कि महँगा है, लेकिन दूसरी बात ये है कि कोई टर्न अराउंड भी नहीं दिख रहा, और दूसरी केमिकल को थोड़ा स्टॉक को समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ग्लोबली प्राइसिंग कैसी चल रही है और इंडस्ट्री कैसे चल रही है, यूजर इंडस्ट्री कैसे चल रही है। तो ये एक टैक्टिकल प्ले के रूप में देखा जाता है। अगर आपको कोई नुकसान नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी कंपनी है, इसमें से निकल जाना ही बेहतर है। और बल्कि यहाँ से पैसे आप निकाल के जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एल&टी है, सीमेंस है, या बड़े बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर में, आईसीआईसीआई, या फिर यूटिलिटीज हैं, एनटीपीसी, एनएचपीसी टाइप के जो कंपनीज हैं, उनका आउटलुक बहुत बेहतर लग रहा है अगले 1 साल के लिए, वहां पर पैसा लगा लीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया विकल्प बता दिए हैं सौरभ जी ने, आप वहां पर अपने निवेश को शिफ्ट कर लीजिए। रतन जैन का सवाल लेंगे, फेसबुक के जो इनका सवाल आया है, और इनके पास है पीरामल फार्मा के 100 शेयर 118 रुपए के भाव पर। नितेश, तकरीबन 6 महीने के आसपास का समय हो गया जब इसको डीमर्ज किया गया पीरामल एंटरप्राइजेस से, और उसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने शेयर को ऊपर जाते हुए देखा हो। 1, 2, 3 सत्र ऐसे रहे होंगे अपवाद के तौर पर, लेकिन लगातार हम कमजोरी इसमें हावी होते हुए देख रहे हैं। अब ये 66 रुपए के आसपास का है। चार्ट आपके रीड करके ये थोड़ा सा कम समय जरूर है, लेकिन क्या बता सकते हैं कि अपने सपोर्ट्स के आसपास है, या फिर अभी जो कमजोरी है और बढ़ सकती है, और आपकी तरफ से सलाह क्या होगा फिर? देखो, ये कंसोलिडेशन की जोन में चल रहा है अभी। 62 से लेके 64 एक साइकोलॉजिकल हम लोग एक नंबर कह सकते हैं, लेकिन ये जब तक 70 के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करेगा, 72 से लेके 70, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ देखने को मिलेगा। और ये भी बाउंस जो आएगा 72 का ब्रेकआउट के बाद, वो भी 89 के आसपास ही जा सकता है, तो एक बार वहां पे रिव्यू कर ले। अभी के लिए मैं सलाह दूंगा 64 के एक आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और अदरवाइज ये स्टॉक में उछाल में एग्जिट का ही है। उछाल आए, आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको मुनाफा हो जाए? मुनाफा क्या मतलब, आपको तो खैर नुकसान है, लेकिन थोड़ा सा उसको कम करने की अगर गुंजाइश कहीं बन जाती है तो आप इसे एग्जिट कर लीजिए। सेल ऑन राइज, ये रणनीति इस शेयर में। गुजरात से राज हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राज नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी मेरे हेलो, मैं आई एम ऑडिबल? जी 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 जी, हाँ, मेरे पास एनएमडीसी है, तकरीबन 410 जितने शेयर है मेरे पास, और 119 के भाव से है मेरे पास। 119 के भाव से, ठीक है। एनएमडीसी, सौरभ जी आपसे व्यू चाहेंगे। आज तो हम देख रहे हैं कि वैसे मेटल वाला जो सेगमेंट है, मेटल माइनिंग एक ही सेगमेंट माना जाता है, एनएमडीसी भी उसका पार्ट है, वहां पर हम तेजी देख रहे हैं, और चीन को लेकर थोड़ा आउटलुक बेहतर हो रहा है। निश्चित तौर पर चीन चूंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो ये मेटल कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। एनएमडीसी आपको लगता है कि हालांकि इनके भाव से 10-12 रुपए नीचे है, इसमें निवेश बनाए रखें? देखिए, जहां तक मेटल के प्राइसेस है, मुझे लगता है कि वो काफी अच्छे नीचे आ गए थे, बॉटम आउट हो रहे हैं, और के प्राइसेस ऊपर जाने लगे हैं। पिछले कुछ दिन पहले भी हमने खबर सुनी कि एनएमडीसी ने तकरीबन 200 रुपए टन के प्राइस अपवर्ड रिवीजन किया है। तो जिस तरह से अगर प्राइस और ऊपर जाते हैं तो मुझे लगता है कि एनएमडीसी वापस ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। मेन बात ये देखने वाली है आयरन और प्राइसेस कैसे मूव कर रहे हैं, स्टॉक उसी दिशा में मूव करेगा। जहां तक ग्लोबल डिमांड की बात है, मुझे लगता है कि चाइना से मुकम्मल डिमांड, जो पूरी डिमांड है, उसको आने में तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे। चाइना खुल तो जरूर रहा है, लेकिन एक्टिविटी अभी पूरी जोरों पर नहीं आई है। हाउसिंग में अभी उतना दम नहीं है कि डिमांड एकदम से आ जाए, और कहीं ना कहीं रिसेशन के बादल भी आए हुए हैं। तो इस एनएमडीसी जैसी कंपनी में आपको समय जरूर देना पड़ेगा, और दूसरी बात ये, आयरन ओर के प्राइसेस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। कहीं अगर उसमें फॉल आता है तो आपको निकलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए होल्ड। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको होल्ड करने की सलाह है। पंजाब से गगन हमारे साथ हैं। गगन जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर जी, मेरे पास 2 शेयर हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। एक तो है मेरे पास नवकार कॉर्प कॉर्पोरेशन, जी। इसका 64 से 1000 शेयर बाई किया हुआ है। और दूसरा है मेरे पास ड्यूप्लिंग फोर्ड। दूसरा कौन सा शेयर है आपके पास गगन जी?
जुबिलेंट फूड जुबिलेंट फूड जुबिलेंट फूड है, ठीक है। जुबिलेंट फूड 175 है, 578 का भाव। 578 से 175 शेयर बाय है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। आपके दोनों सवाल हमने सुन लिए। चलिए इस पर अपने एक्सपर्ट का व्यू लेते हैं। नितिलेश, नौकार कॉर्प पे पहले राय दीजिए। 1000 की क्वांटिटी है 63 रुपए के भाव पर, और हम देख रहे हैं कि 63 वाला जो शेयर है ये 48 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। आज हालांकि बड़ी तेजी है, शुरुआत थोड़ी सी कम सुस्त हुई थी, लेकिन अब ये दिन के ऊपरी स्तर पर 7% की एक शानदार तेजी इसमें हम देख रहे हैं। हालांकि ये लगातार ये प्रेशर में था। आज की तेजी को क्या ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर देखना सही रहेगा नितिलेश, और आपका व्यू क्या है इस पर? जी, अगर हम लोग नवकर कॉर्पोरेशन के चार्ट को देखेंगे तो 43 से लेके 45 एक बेस बना चुका है काउंटर, और आज का जो तेजी वो थोड़ा सा इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो जब तक काउंटर 45 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इससे पोजीशंस को एग्जिट ना करें। और जुबिलेंट फूड की अगर हम लोग कहते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 410 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाया है जो रिसेंट में लो बना था। इसमें मैं कंटिन्यूअसली क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। इसका एक लेवल मैं दूंगा 460 का। ये अगर क्रॉस कर देता है तो आने वाले समय में 550 से लेके 560 ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों काउंटर के ऊपर मेरा व्यू जो होगा वो होल्ड का होगा, लेकिन जुबिलेंट फूड में 460 के ऊपर थोड़ा सा आप एवरेज बाइंग करके जा सकते हैं। ठीक है, जुबिलेंट फूड पर भी राय दे दी नितिलेश ने, होल्ड करने की सलाह है। हालांकि जुबिलेंट फूड हमने देखा था कि मैनेजमेंट चेंज हुआ, पंकज पोटा गए, उसके बाद समीर खेत्रपाल आए, लेकिन जो शेयर ने जो तेज़ी थोड़ी सी बनाई थी उस टाइम पे वो धीरे धीरे लूज़ कर दिया। अब 433 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है जुबिलेंट फूड। एक राय आपसे सौरभ जी लेंगे जुबिलेंट फूड पर। क्या आपको लगता है कि थोड़ा ऊपरी स्तर से जो करेक्ट हुआ है ये शेयर, अब खास तौर से हमने देखा है कि अक्टूबर के बाद ये 600 वाला शेयर अब ये 450 रुपये के आसपास का भाव है। हालांकि अभी भी हम अगर इसके वैल्यूएशंस देखें तो वहां पर बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, लेकिन क्या एंट्री का एक मौका बन सकता है आपके हिसाब से, या फिर अब इसको छोड़ दें? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो अगर आप इनकी अर्निंग्स देखेंगे जुबिलेंट फूड की, वो थोड़ी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पैक्टेड थी दिसंबर क्वार्टर। अगर सिक्वेंशियल भी देखें तो अर्निंग्स इम्पैक्टेड थी। दूसरी बात ये, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि इस बार वेदर कंडीशन थोड़े से हार्श रहेंगे, अभी अनसीजनल बारिश की वजह से थोड़ी क्रॉप भी डैमेज होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर ड्रॉट की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि फूड इन्फ्लेशन अगेन एक प्रॉब्लम हो सकता है जुबिलेंट फूड के लिए, जो कि पहले भी रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन इम्पैक्टेड रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कोविड के कुछ केसेस आ रहे हैं, कहीं-कहीं आ रहा है, ऐसे जैसे दिल्ली का अभी रिसेंट आया, पॉजिटिविटी रेट शायद 4 या 4.5% आया है। मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा दूर रहना पसंद करेंगे। जब इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, कोविड की भी रिपोर्ट्स हैं और अर्निंग्स में भी कोई सुधार आया नहीं है। तो और वैल्यूएशन पे भी जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कंफर्टिंग नहीं है, तकरीबन 14 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। तो मुझे लगता है बॉटम फिशिंग की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा वेट करें, देखें सिचुएशन कैसे डेवलप होती है, अर्निंग्स में सुधार आता है या नहीं, और इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा रहता है, तभी इसके बारे में दोबारा रीथिंक करें। फिलहाल के लिए अवॉइड। ठीक है, जुबिलेंट फूड नई खरीद के लिए अभी इसको नज़रअंदाज कीजिए, जिनके पास है वो होल्ड करके इसमें रह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, चंडीगढ़ से अनिल हमारे साथ हैं। अनिल जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? नमस्कार सर। जी सर मेरे पास कैनरा बैंक के 100 शेयर हैं 140 के भाव पे, और 140 सोनी के हैं सर। 140 वाला तो आपका डबल हो गया, पार्टी होनी चाहिए अब तो। बट मदरसन सुमी में मेरे 100 शेयर हैं, वो 117 के भाव पर है। हाँ जी, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? वो आधा हो गया। देखिए ये बाजार है, ये मदरसन सुमी आधा, केनरा बैंक आपका डबल। दुविधा वाली स्थिति होती है क्योंकि मदरसन सुमी आमतौर पर इसको लेकर ना तो बहुत ख़राब खबरें कभी आई हैं, लेकिन थोड़ा डिसरप्शन था यूरोप के बाज़ारों में, और कुछ अच्छे एक्विजिशंस भी किए इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी शायद अक्वायर की थी कुछ दिनों पहले, ऐसी न्यूज़ आई थी। सौरभ जी आपसे राय लेना चाहेंगे, मदरसन सुमी जिनके पास है, समर्थन मदरसन की बात कर रहे हैं हम, आपके हिसाब से क्या व्यू होना चाहिए? क्योंकि लगातार एक कंसोलिडेशन वाले फेज में है, उससे निकल नहीं पा रहा है, खबरें सपोर्ट कर नहीं पा रही हैं। जिनके पास है वो कितना समय दें इसको? काफ़ी समय दे चुके हैं ऑलरेडी वो। देखिए, जो कंपनी है काफी ऑप्टिमिस्टिक है, काफी एक्विजिशन कर चुकी है। लेटेस्ट एक्विजिशन के बाद भी मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगले 2-3 साल के उनके प्लान्स बहुत अच्छे हैं। तकरीबन अच्छे से 80 रुपए पे चल रहा था स्टॉक, लेकिन इनके एक पार्टनर हैं जो जापान की एक कंपनी है, उसने थोड़ा सा स्टेक सेल कर दिया और वहां पर इसमें खूब सारी सेलिंग आ गई। हालांकि कंपनी ने क्लियर किया है कि
पिछले 4 साल में पहली बार ये स्टेक सेल है और अगले 6 महीने कोई सेलिंग नहीं आने वाली। एक्चुअली बाजार थोड़ा इस बात से भी नर्वस हो गया, अगले 6 महीने के लिए सेलिंग नहीं आएगी और क्या पता बाजार को कि 6 महीने बाद आ जाए, इसलिए शायद स्टॉक थोड़ा रिकवर नहीं कर रहा है। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे, बिजनेस के लिहाज से देखेंगे, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से देखेंगे तो कंपनी ठीक लगती है। दूसरी कंपनी आपने बताई कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक में आपको जो मुनाफा हो रहा है वो आपको बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, जैसे कि ट्रेजरी के बारे में हम पहले से जानते हैं कि जब यील्ड ऊपर जाता है तो पीएसयू बैंक्स उतना ट्रेजरी अपना बैलेंस नहीं कर पाते प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में। और रिपोर्ट्स आ रही हैं सूखे की, 9 स्टेट्स में इलेक्शन है, अगले साल सेंटर का इलेक्शन है, कहीं सूखा हो गया तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फिर एक पीएसयू बैंक्स को पुश करती है एग्रीगेरियन इकोनॉमी को थोड़ा सा सुधारने के लिए, फार्मर की थोड़ी सी लाइफ बेटर करने के लिए, एंड अगेन वो एक एनपीए साइकिल में फंस जाता है। तो जो 22 था वहां पर अच्छा पीएसयू बैंक का हमने साइकिल देखा और प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं चले। मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा रहने वाला है, लेकिन पीएसयू बैंक की बजाय इस बार प्राइवेट सेक्टर बैंक और बड़े बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैनरा बैंक में अगर आप अपना मुनाफा बुक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, कैनरा बैंक में मुनाफा आप बुक कर सकते हैं। और बाजार में एक दरअसल एक नियम लोग बना के चलते हैं, ऐसा कुछ लिखित तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पैसे डबल हो रहे हों तो एक बार आपको विचार करना चाहिए कि अच्छा इससे अब ठीक है निकल जाते हैं, कुछ ऐसे और एवेन्यूज तलाशते हैं जहां पर शायद ग्रोथ के पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो बैंकिंग को लेकर दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैनरा बैंक से निकल जाइए। कुछ ब्रोकरेज हाउस हालांकि कैनरा बैंक पर हमने देखा है कि 400 रुपए तक के भी लक्ष्य दिए थे, लेकिन बेहतर होगा, आपको तो आपका पैसा मिल रहा है डबल होके, इससे निकल जाइए, आपके लिए ये सलाह। अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट पर, कमोडिटी की ABCD, जहां पर विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ेंगे बताने के लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले स्प्रेड की। कमोडिटी में स्प्रेड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रेड क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो स्प्रेड है। उसका फायदा आर्बिट्राज के जरिए आप कैसे उठा सकते हैं। मान लीजिए एक कमोडिटी को फ्यूचर्स में आप खरीदते हैं, दूसरे को बेच देते हैं, इससे स्प्रेड आप क्रिएट करते हैं। और स्प्रेड से होता क्या है कि आप अपने जोखिम को, रिस्क को कम कर सकते हैं और आपको मार्जिन भी कम देना पड़ता है, यानी कॉस्ट के लिहाज से भी स्प्रेड काफ़ी बेहतर माना जाता है। स्प्रेड से कॉस्ट कम होने के साथ साथ आप सीजनल जो असर होता है किसी भी भाव पे, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हल्दी अप्रैल का खरीद रहे हैं और जून के महीने का बेच दिया आपने, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में कर लिया, तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को बेचना, ये स्प्रेड है। अब दूसरे तरीके बता, अलग अलग महीने के कॉन्ट्रैक्ट में भी आप पोजीशन बना के स्प्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए क्रूड में लग रहा है कि अभी तो ये गिरावट है लेकिन आगे तेजी आ जाएगी, तो अभी वाले को शॉर्ट करके आगे वाले में खरीद लिया। तो इस तरह से भी आप इंट्रा कमोडिटी भी, मतलब सेमी कमोडिटी का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में खरीद बिक्री करके भी कमा सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपको मार्जिन बहुत कम देना पड़ता है और आपके लिए रिस्क काफी कम हो जाते हैं। साथ ही आप अलग अलग कमोडिटी के जरिए भी कर सकते हैं, जिससे एक संबंध, कॉरिलेशन है। जैसे क्रूड में आपने लॉन्ग कर लिया, आपको लग रहा है कि एनजी जो उसी से सिमिलर प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम रहने, वहां पर शॉर्ट कर लिया, तो एक रिस्क का भी बैलेंस भी आपने कर लिया, रिस्क भी कम कर लिया और साथ ही आपको कमाने का मौका मिल गया है। इंट्रा मार्केट स्प्रेड क्या होता है? इसमें जीरा जनवरी में या मार्च में आपने लॉन्ग कर रखा है और मार्च में आपने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, क्योंकि जीरे की अराइवल के टाइम में हो सकता है कि वो काफी तेजी से गिरे, अभी नहीं गिरे। तो इस तरह के अलग अलग स्प्रेड की रणनीति है जो कमोडिटी मार्केट में मौजूद है। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करके पैसे बना सकते हैं, रिस्क भी कम कर सकते हैं और अपने मार्जिन के कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। कौन सा स्टॉक है ये? तो शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, जयप्रकाश। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, एलन इलेक्ट्रॉनिक्स के 1200 शेयर थे एट द रेट ऑफ 219 ओके, ये कब लिया था आपने? आईपीओ के तुरंत बाद। चलिए 200, बिल्कुल जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आईपीओ के बाद आपकी खरीदारी और उसके बाद से स्टॉक लगातार नीचे ही जा रहा है। तो आईपीओ में या आईपीओ के बाद जिन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की, यहाँ पर फायदा नहीं मिला। एलन इलेक्ट्रॉनिक्स में नुकसान भी आपको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी भी काफ़ी ले रखी है आपने स्टॉक की। चलिए सलाह दिलवा देते हैं। सौरभ क्या सजेस्ट करेंगे? नुकसान तो काफ़ी हो चुका है,
और वो लेवल काफ़ी समय से देखे भी नहीं है। अब तो 200 के नीचे काफ़ी समय से कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। एलिन इलेक्ट्रॉनिक में नुकसान तो काफ़ी हो चुका है, अभी क्या करें? स्टॉक में कुछ उम्मीद है रिकवरी की या फिर निकल जाए? और नुकसान काफ़ी हो चुका है इनको, तो आप कोई और भी स्टॉक इनको सुझाइए जिससे इनकी भरपाई नुकसान की तेज़ी से हो सके। देखिए, क्योंकि ये नई लिस्टिंग है और अभी एक ही अर्निंग आई है, तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, स्टॉक कवरेज में नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्र जो हमें बाजार में इस साल के लिए अच्छे लगते हैं, जैसे मैंने पहले भी शो में कहा, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कैपिटल गुड्स, थोड़े से होटल के स्टॉक, यूटिलिटीज, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप दिग्गज कंपनियों में अगर पैसा लगाएंगे तो ये साल आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। ओवरऑल इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा व्यू देना मुश्किल है क्योंकि ये कवरेज में नहीं। ठीक है, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये व्यू, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू दे पाना थोड़ा मुश्किल है। किसी और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ेंगे, उनसे हम इस पर राय जानने की कोशिश करेंगे। अशोक जैन का सवाल लेंगे। इनका सवाल आया है फेसबुक के जरिए। इनके पास है धामपुर शुगर के शेयर, 200 शेयर हैं 280 रुपए के भाव पर। सौरभ जी, आप ही व्यू दीजिए धामपुर शुगर को लेकर। पिछले साल भर अगर देखेंगे तो हमने देखा है कि 200 वाले बेस को पकड़ के ये शेयर चला है, लेकिन मोटा मोटी एक रेंज में ही रहा है। 20-30 रुपए, 40 रुपए की रेंज रही है, उसके बीच में ही घूम रहा है। और उसके पहले हमने देखा है कि ये शेयर हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया। यहां से आपको क्या लग रहा है कि क्या ट्रिगर बनने वाले हैं? धामपुर शुगर को अगर चलना है तो ट्रिगर क्या होगा, और इसको समय दें या ना दें, ये सवाल है अब। देखिए, कह पाना काफी मुश्किल है क्योंकि जितने शुगर के स्टॉक्स चले वो ज्यादातर इथेनॉल की स्टोरी पर चले थे, और इथेनॉल में भी हमने अर्निंग्स में देखा कोई खास मुनाफा नहीं हो रहा था। और जब भी क्रूड प्राइसेस ज्यादा करेक्ट होते हैं तब इथेनॉल की स्टोरी थोड़ी और वीक हो जाती है। तो कह पाना कि चीनी में कैसा पैसा बनेगा और इथेनॉल में कैसा पैसा बनेगा बहुत मुश्किल है। एक टैक्टिकल ट्रेड रहता है हमेशा, ऑल राउंड द ईयर नहीं चलता है। तो मेरी समझ से आप निकल जाएं ऐसे ट्रेड से तो थोड़ा बेहतर रहेगा। मेरी सलाह यहाँ बेचने की रहेगी। ओके, तो निकलने की सलाह आपको दी जा रही है धामपुर शुगर से। अगला सवाल फेसबुक पर हमें आया है। संतोष जी का यस बैंक पर सवाल है इनका, और काफ़ी सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स आए रोज़ हमें एक सवाल यस बैंक पे तो मिल ही जाता है। इनके पास भी देखिए क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ले रखी है, 1000 शेयर्स 20 के पास है, और नुकसान हो रहा है 15 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है इस वक्त। लगभग 5000 के आसपास का नुकसान इनको स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। नितिलेश, हम बात करते रहते हैं येस बैंक के बारे में, और फंड एनालिस्ट तो ये कहते हैं कि समय लगेगा काफ़ी इस कंपनी को रिकवर होने में। काफ़ी कुछ चल तो रहा है लेकिन समय देना पड़ेगा येस बैंक को। लेकिन अगर टेक्निकल लिहाज से बात करें तो काफ़ी समय से स्टॉक इसी प्राइस पॉइंट के आसपास ही कारोबार कर रहा है। एक बाउंस का वेट किया जा रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं दिया अभी तक येस बैंक में। चार्ट्स पर आपको क्या लग रहा है? कोई तेजी, कोई बाउंस आपको नजर आ रहा है, या फिर निकलने की सलाह देंगे स्टॉक से? मैं यहाँ पे इनको होल्ड करने की राय दूंगा, क्योंकि ये लेवल एग्जिट का नहीं है। मेरे हिसाब से 14 रुपए के आसपास का जो रिसेंट लो है उसको एक स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर ये काउंटर किस कारण से 18 रुपए 19 रुपए इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो शायद से आने वाले समय में जो रिसेंट हाई बने थे 25 से लेके 24 के आसपास, वो क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। तो अभी के लिए इतना पेन आपने झेल लिया है तो और 1 रुपए का पेन देख लो, वहां का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को क्या कर लेना, होल्ड कर लेना। ऊपर में एक बाउंस मुझे लग रहा है कि आ सकता है, क्योंकि वीकली में एक बेस फॉर्मेशन बन चुका है इसका, और उछाल अगर मिलता है और ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, यस बैंक को लेकर ये व्यू, हालांकि 15 रुपए के आसपास है, फिर भी इसको होल्ड करने की सलाह है। यहाँ से थोड़े मोड़े आपको ट्रेडिंग बाउंस जरूर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मानना है नीतिलेश का। बिहार से अमन हमारे साथ हैं। अमन नमस्कार, आपके पास कौन से शेयर है? हेलो जी अमन, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास कैम्स का शेयर है सर। जी, भाव? हेलो, भाव क्या है आपके शेयर का? किस भाव पे लिया आपने? सर, हाँ सर, किस भाव पे आपने लिया शेयर? मेरा भाव है सर 3286 सर। 3286 रुपए का भाव आपका है। कब आपने लिए अमन ये शेयर? ये सर लेने से 2 साल के लगभग हो गए सर। 2 साल आपने लिए, 2 साल पहले।
ठीक है, करीब करीब 2.5 साल का समय हुआ इसको लिस्ट हुए। कैंप्स का लिस्टिंग के बाद बहुत तेजी से चला, जिस भाव पर उन्होंने लिया है उस भाव तक गया और इस भाव के बाद ही ऑलमोस्ट ये रिवर्स हो गया। हालांकि 3700 रुपए के ऊपर तक गया था, लेकिन ऊंचाई पर इस शेयर को लिया है सौरभ जी, कैंप्स के शेयर को लेकर। पिछले अगर हम साल भर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये वोलेटाइल रहा है। अभी 2000 रुपए के आसपास ये है, 52 हफ्ते के निचले स्तरों के करीब ही शेयर है ये। यहाँ से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? क्या और समय दें इसको भी? अगर आप ऑपरेशनली मैट्रिक्स को देखेंगे तो ना सीक्वेंशियल ग्रोथ आ रहा है, ना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रहा है, स्टेबल सेट ऑफ बिजनेस है। बिजनेस एक यूनिक बिजनेस है, इसलिए बाजार ने इसकी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कर दी थी। लेकिन पिछले एक साल में जो बहुत एक बड़ा चेंज आया इन्फ्लेशन की वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से, जो इंटरेस्ट रेट बढ़े उससे पैसा बिल्कुल शिफ्ट हो गया ग्रोथ टू वैल्यू की तरफ। और इस तरह के जो स्टॉक जो बाजार ग्रोथ की नजरिए से देखता है और ग्रोथ आ भी नहीं रही है और ग्रोथ की वैल्यूएशन है, तो वहां पर वो वापस रीप्राइस कर रहा है नीचे की तरफ वैल्यूएशन को। वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टिंग नहीं है। मुझे लगता है कि अगर 1-2 साल भी और रखेंगे तो भी पैसे बनना मुश्किल है, क्योंकि अर्निंग्स बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं और वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा है, जो कि नीचे की तरफ अभी काफी जगह है और करेक्ट होने की। नुकसान तो जरूर हो रहा है, पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे इन्हें बुक ही करना पड़ेगा। और जैसे कि हमने विकल्प सुझाए हैं, वहां से पैसा निकाल के वहां पर शिफ्ट करें तो हो सकता है कि इनकी नुकसान की भरपाई हो पाए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इसमें एग्जिट करिए, क्योंकि करेक्शन और आ सकता है, गिरावट और आ सकती है इस स्टॉक में। तो ये राय आपको दी जा रही है और शो के दौरान हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस किए, आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं। दिल्ली से के सरकार जी हमारे साथ जुड़े फोन लाइन के जरिए। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार। एक्चुअली मेरा पास 500 कोल इंडिया का शेयर है। बाइंग प्राइस इज 130 रुपीज। अभी क्या करें इसको? ये कितने समय के लिए लिया हुआ है आपने? इसमें व्यू कितना लंबा है आपका? तो कभी भी 5 साल 10 साल जितना मर्जी रख सकता है, दैट इज नॉट द इशू। अच्छा, ठीक है। वैसे तो कोल इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है, तो उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, और आपकी बाइंग प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, आपको फ़ायदा ही हो रहा है स्टॉक में। बट एक बार सजेशन ले लेते हैं सौरभ, कोल इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। देखिए, वैल्यूएशन उतने कंफर्टिंग नहीं है, 3 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है और कोल की कीमतें 1 साल के लो पर आ गई हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उतना बहुत अच्छा यहाँ पर इसको रखना होगा, क्योंकि एक स्टेबल स्टॉक है और अगर कोल के दाम गिरते हैं तो गिर भी जाता है। डिविडेंड यील्ड इसमें जरूर आपने बिल्कुल अच्छा कहा वो है, लेकिन मुझे लगता है डिविडेंड यील्ड के रूप में अगर आप यूटिलिटी में पैसे लगाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छा है, क्योंकि कोल के दाम नीचे आ गए हैं तो यूटिलिटी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। और समर सीजन का फोरकास्ट इस बारी हार्श समर सीजन का फोरकास्ट है, ड्रॉट का फोरकास्ट है, तो यूटिलिटीज बहुत अच्छा करेंगे। और हमारे यहाँ पर यूटिलिटीज भी 5-6% 7% डिविडेंड यील्ड पे अवेलेबल है। इनको अच्छा खासा मुनाफा आ रहा है, 130 रुपए पे इन्होंने ले रखा है, 200 रुपए से ऊपर स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से पैसे को निकालें और यूटिलिटीज में पैसे को डालें, जहां पर ग्रोथ की संभावना है और डिविडेंड भी अच्छा है। तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल के लिए काफी अच्छा विकल्प रहेगा। ठीक है, कोल इंडिया को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा से मंजीत हमारे साथ है। मंजीत जी नमस्कार, कौन सा शेयर आपके पास है और क्या सलाह चाहिए? सर मेरे पास अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर है जो मैंने 755 के प्राइस और खरीदे थे सर। 103 शेयर है सर। मंजीत जी, आपने ये शेयर खरीदे कब? सर 755, तो ये 2-3 दिन हुए सर। अच्छा, 2-3 दिन ही हुए। अच्छा ठीक है, हाल फिलहाल की है। तो आपको अभी रिव्यू क्यों करना है अगर आपने ये शेयर खरीदे? आई होप कि आपने ये लॉन्ग टर्म के लिए, निवेश के लिए लिया होगा। यस सर। फिर क्यों रिव्यू कर रहे हैं इसको आप? रूमर्स थोड़े आ रखे हैं ना सर गवर्नमेंट की तरफ से, और ठीक है, ये बाजार है, बाजार में तमाम तरह के लोग होते हैं और पेशेंस का जो स्तर है, धैर्य का, वो सबका अलग अलग होता है। अडानी एंटरप्राइजेज 1750 पर लिए, 1700 पर आया तो फिर थोड़ी सी चिंता सताने लगी कहीं शेयर और ना टूट जाए। इस पर नीतिश आप राय दीजिए। आप ये बताइए कि इसका सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, कहाँ पर बेस है मजबूत वाला और उसके नीचे नहीं जाएगा, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखें ये?
1640 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर लेना। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं मेरे क्लाइंट्स को जो राय दे रहा हूँ वही मैं क्लियर राय यहाँ पे देख रहा हूँ कि थोड़ा सा इस ग्रुप से जितना आप दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि न्यूज आएगी, डर लगेगा, और क्वांटिटी जितना आप कम करोगे उतना अच्छा होगा। अगर ये काउंटर फिर से 1730 1740 ये जोन को क्रॉस करता है तो 1680 ये स्टॉप लॉस लगा के इसको भूल जाओ, और अच्छा खासा रिटर्न फिर आपको देखने को मिल सकता है। कंडीशन मैंने 2 बताई है, 1640 के नीचे जाता है तो पोजीशंस को हल्की कर लेना, 1740 के ऊपर जाता है तो 1680 का एक स्टॉप लॉस लगाना, और पोजीशंस को भी देखना बंद कर दो, क्योंकि ये ऊपर नीचे जब होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, जैसे आप घबराहट में पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हो। 1740 के बाद एक अच्छा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात हो गई कि किस लेवल के नीचे जाए तो आपको शेयर से निकल जाना है, लेकिन शेयर में क्यों बने रहना है, इसके लिए क्या ट्रिगर हो सकते हैं? सौरभ जी आप बताइए। अडानी एंटरप्राइजेज इनके भाव से 50 रुपए फिलहाल ये नीचे ट्रेड कर रहा है, आपको लगता है कि सही प्राइस है या फिर जो कंसर्न्स नीतिलेश जता रहे हैं अडानी ग्रुप स्टॉक्स को लेकर सेम वही आपके हैं? देखिए, अडानी ग्रुप स्टॉक्स को लेके 2 बड़े कंसर्न्स हैं। एक तो वैल्यूएशन, दूसरा ग्रोथ। वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं करेक्शन होने के बाद, और दूसरी बात ये कि अब जो मैनेजमेंट का जो ग्रुप का ध्येय है वो ये है कि अपने आप को डीलीवरेज कैसे किया जाए, और जो पैसा उन्होंने ग्रोथ के लिए रखा था वो डीलीवरेज में जा रहा है। तो मुझे लगता है जो बाजार सोच के चल रहा था 40 से 50% ग्रोथ ग्रुप में आएगी, वो बहुत धीमी हो जाएगी, वो 10 से 15% आना भी मुश्किल रहेगा, और उसके लिहाज से भी वैल्यूएशन अभी महंगे लगते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी आप इस स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि आपको तकरीबन 50 रुपए यानी 3-4% का नुकसान हो रहा है। कोई खास बात नहीं है, लंबे समय के लिए बहुत अच्छे ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं आता है, इसलिए आप मेरी सलाह निकलने की रहेगी। ओके, ठीक है। तो ये राय अदानी एंटरप्राइजेज में फिलहाल निकलने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक से। अब आगे बढ़ेंगे और एक बार नज़र डाल लेते हैं बीएसई के परफॉर्मेंस पर, और हम देख सकते हैं सेंसेक्स देखिए इस वक्त 180 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, और उसमें टॉप गेनर है आज रिलायंस, 1.5% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है इस वक्त भी देखिए। और उसके बाद जो नंबर हैं वो फार्मा शेयरों के हैं, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ओएनजीसी, एचसीएल टेक, आईटीसी, ये सभी स्टॉक इस वक्त मजबूती के साथ परफॉर्म कर रहे हैं और सेंसेक्स की तेजी को लीड भी कर रहे हैं। तो आज रिलायंस से काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है बाजार में। इसके अलावा इंडेक्सेस पर अगर नज़र डालें तो आज तेज़ी है हेल्थ केयर स्पेस में, हम देख भी रहे थे फार्मा शेयर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। उसके बाद मेटल, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भी अच्छे हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वही कमजोरी आज दिखा रहे हैं पावर स्टॉक्स, रियल्टी और ऑटो स्टॉक्स में आज वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ये था एक्शन सेंसेक्स का, बीएसई का, आपके लिए हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। हमारे ट्विटर पर अभिजीत जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 5000 शेयर्स 32 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है उज्जीवन के करंट लेवल्स अगर इस वक्त देखें तो नुकसान हो रहा है, 23 रुपए के आसपास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है और इनकी खरीदारी से काफी टूट चुका है ये स्टॉक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। सौरभ आपसे सवाल होगा, ये बैंक कैसा लग रहा है आपको? बैंकिंग स्पेस में हम ओवरऑल देख रहे हैं कि अभी तो फिलहाल करेक्शन है, लेकिन ऐसे में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जैसे बैंकों के साथ जाना चाहिए, बने रहना चाहिए इसमें, या फिर एग्जिट कर ले? और दूसरा कोई बैंकिंग स्टॉक आप इनको सुझाएंगे? से बिल्कुल निकलने की रहेगी। कमजोर बैंक है, ऑपरेशन जो बैंकिंग में जो मैट्रिक्स हम देखते हैं वो काफी कमजोर हैं, और जिस तरह से इकोनॉमी अगर धीरे होती है तो जिस तरह की इनकी लेंडिंग है वहां पर एनपीए बढ़ने की और उम्मीद बढ़ जाती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बैंक में पैसा लगाने से आपको कोई पैसा बनेगा, बल्कि पैसा घटेगा। और जिस तरह से बैंकिंग क्षेत्र हमें अच्छा लगता है, खासकर प्राइवेट क्षेत्र के बैंक अच्छे लगते हैं, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, कोटक या फिर एक्सिस, उसमें अगर आप पैसे को शिफ्ट करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, विकल्प आपको बता दिए हैं। जो दिग्गज बैंक है वहां पर आपको अपना भरोसा दिखाना चाहिए। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है रिलायंस कैपिटल को लेकर। रिलायंस कैपिटल के रेजोल्यूशन में एक और अड़ंगा लग गया है। दूसरे चरण में बोली लगाने के लिए कंपनियां तैयार नहीं हैं। खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ हैं। अंकुर, बताइए क्या जानकारी निकल के आ रही है? जी हाँ, रिलायंस कैपिटल के रिजोल्यूशन में फिर से एक रोड़ा अटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक
जो दोनों बिडर्स हैं हिंदुजा और टोरेंट ग्रुप, उन्होंने थोड़ा कोल्ड रिस्पांस दिया है जो नया ऑक्शन कंडक्ट होने वाला है। सूत्रों ने हमें यही बताया है कि टोरेंट ने लेंडर्स को कन्वे कर दिया है कि जो फ्रेश राउंड ऑफ ऑक्शन कंडक्ट होने वाला है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम हिंदुजा ग्रुप की बात करें तो सूत्रों से जानकारी यही मिली थी कि पिछले राउंड में उन्होंने करीब 9,000 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया था कंपनी को खरीदने के लिए, लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि जो उससे पहले वाली बिड थी यानी कि 8,110 करोड़ रुपए की, वो बिड को कंसिडर करें। सूत्र में यही बता रहे हैं कि जो बिडर्स का जो रुख बदला है उसमें एक बड़ा फैक्टर बजट में जो इंश्योरेंस सेक्टर्स को लेके अनाउंसमेंट हुए थे उसकी वजह से भी है। और इसके बाद अब देखना होगा कि लेंडर्स जो फ्रेश राउंड कंडक्ट करते भी हैं या नहीं, और इस पर एक अहम बैठक आज होने वाली है जिसमें सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि जो लेंडर्स हैं वो फिर से जो एग्जिस्टिंग बिडर्स हैं उनसे बात करेंगे और जो उनका इरादा था कि कम से कम 9,500 करोड़ रुपए तक की 500 करोड़ रुपए तक की बोली आए, उसके लिए वो अभी भी एक लास्ट मिनट कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लिक्विडेशन वैल्यू है कंपनी की वो करीब 13,000 करोड़ रुपए आंकी गई है और जो लेंडर्स है वो यही चाहते हैं कि जो बोलियां आए वो लगभग उसके पास आए, नहीं तो फिर इस तरीके का रिजोल्यूशन कंडक्ट करने का फायदा कुछ कम ही होता है। तो देखना ये होगा कि अब इस हफ्ते ये फ्रेश राउंड ऑफ ऑक्शन होता है या नहीं, या फिर कंपनी को रिजोल्यूशन के और तरीके तलाशने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक हम ये कह सकते हैं कि अड़ंगा है, एक रोड ब्लॉक है। बहरहाल अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। लेकिन सौरभ जी, रिलायंस कैपिटल, देखिए अब जो निवेशक हैं उनके लिए तो पता नहीं अब क्या ही बचा होगा, 8 रुपए के आसपास का शेयर हो गया है और अमूमन ऐसे मामलों में अब उम्मीद छोड़ ही दें तो बेहतर है ऐसी कंपनी से। लेकिन जो इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आप कितनी चिंता देख रहे हैं और क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए तो कुछ पहले से ही नहीं बचा था और जो उम्मीद में है कि उन्हें कुछ मिल जाएगा वो गलत ही सोच रहे हैं, क्योंकि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो शेयर होल्डर को इक्विटी नेगेटिव हो जाती है, उनके लिए कुछ नहीं बचता। और जो लेंडर्स हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये खबर और नेगेटिव के रूप में आएगी, क्योंकि जिनके नाम पहले आ चुके हैं कि उन्होंने बकाया लेना है और ऐसा लग रहा था कि शायद वो लिक्विडेशन की वैल्यू कुछ उनको मिल जाएगी, वो अब और नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो लिस्टेड कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें पैसा दे रखा है तो उनके शेयरों पे भी और दबाव आएगा। ओके, तो ये रिलायंस कैपिटल से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं और उस पर व्यू भी हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ेंगे और सिम्फनी पर एक सवाल आ रहा है, ट्विटर पर संजीव जी ने भेजा है और सिम्फनी 40 शेयर्स इन्होंने 845 के भाव पर लिया हुआ है। सिम्फनी में हमने देखा था काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली थी जब समर सीजन की शुरुआत हुई थी, ये सभी स्टॉक्स काफ़ी चले, लेकिन पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि स्टॉक लगातार टूट रहा है और करीब करीब 50 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। नितिलेश, अभी तो फिलहाल मुनाफा हो रहा है इन्हें इस स्टॉक में, क्योंकि 845 पर इन्होंने लिया हुआ था, बट क्या लग रहा है आपको, मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए या फिर अभी बने रहे इस स्टॉक में? डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी, डबल टॉप बन चुका है और मुझे लग रहा है ये काउंटर 1080 अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर से 5 से 6% का करेक्शन दिखा सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने मुनाफे को बांध लो और नीचे में फिर से मिलता है किस कारण से, तो वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी फिर से लिया जा सकता है। तो अभी के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी। समय में आप नहीं कर पाए होंगे प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अभी भी समय एग्जिट कर लीजिए स्टॉक से, क्योंकि स्टॉक में और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नितिलेश जी, सौरभ जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।